हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ई पाठशाला चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग बुक का सब्जेक्ट सर्वेइंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सर्वेइंग सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे स्टेट पीएससी एग्ज़ाम एंड एसएससी जेई एग्ज़ाम में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रनिंग अ टाई लाइन इज़। टाई लाइन को हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। दो पार्ट हमने डिस्कस किए हैं, ये थर्ड पार्ट है। टाई लाइन, ऑप्शन ए टू चेक एक्यूरेसी ऑफ वर्क, ऑप्शन बी टू टेक डिटेल्स ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी टू टेक ऑफसेट्स फॉर डिटेल सर्विंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पर ब्रीफ में हम डिस्कस कर लेते हैं। बेस लाइन लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वे लाइन होती है, ये चेन लाइन होती है। जो भी एरिया हम सर्वे करेंगे उसके अप्रोक्सीमेट सेंटर से पास होती है, उस लाइन को हम बेस लाइन कहेंगे। चेक लाइन या इसको प्रूफ लाइन कहते हैं, जो हमने सर्वे किया है उस वर्क की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए चेक लाइन का यूज़ किया जाता है, या प्रूफ लाइन। नेक्स्ट होती है टाई लाइन। टाई लाइन जो सब्सिडरी स्टेशन या टाई स्टेशंस होते हैं उनको मेन सर्वे लाइन से ज्वाइन करती है, उसको हम टाई लाइन कहेंगे, या उसको सब्सिडरी लाइन भी कहा जाता है। इसका ऑब्जेक्ट होता है टाई लाइन का कि जो मेन लाइन है या बेस लाइन है उसके आसपास जो ऑब्जेक्ट होंगे उसकी डिटेल्स को लेना, उसकी डिटेल्स को शो करना, वो हम टाई लाइन से करते हैं। नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट सर्वे या चेन लाइन से हम एक लेटरल मेजरमेंट करते हैं ताकि जो ग्राउंड फीचर्स हैं उसको हम लोकेट कर सके, उसको हम ऑफसेट्स कहेंगे। ऑफसेट्स भी हम डिटेल में देख चुके हैं, लेटरल और परपेंडिकुलर ऑफसेट या ऑब्लिक ऑफसेट। क्वेश्चन नंबर 21, मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा टाई लाइन का? टू टेक डिटेल्स ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टिकल टू चेनिंग बट नॉट रेंजिंग। चेनिंग और रेंजिंग, इसमें कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो हम देखेंगे पहले। ऑप्शन ए रिवर, ऑप्शन बी हिलॉक, बिल्डिंग एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देख लेते हैं चेनिंग। चेनिंग इट इज मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय टेप और चेन। तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं चेन और टेप से, उस प्रोसेस को चेनिंग कहा जाता है। इसका प्रिंसिपल होता है ट्रायंगुलेशन। ठीक है, क्योंकि हम जो भी मेजरमेंट करते हैं वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में करेंगे और उसका फिर हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं उस फील्ड का। ये सुटेबल होता है स्मॉल एरिया के लिए, और जहाँ पर जो ग्राउंड है वो लेवल ग्राउंड है, वहाँ पर अंडुलेशन ना हो, लेवल ग्राउंड होगा और स्मॉल एरिया होगा तो वहाँ पर सुटेबल होगा चेनिंग। इसलिए इसका जो प्रिंसिपल होता है वो ट्रायंगुलेशन होता है। अब इसमें ऑब्स्टेकल्स कौन कौन से आएंगे चेनिंग में? तो ऑब्स्ट्रक्शन टू मेजरमेंट, जब चेन से हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे वही ऑब्स्टेकल होंगे। जैसे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, ये हम डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं। अब यहाँ पर बीच में यदि कोई ऐसे ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं कि जो हम मेजर नहीं कर पाएंगे डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पर एक है रिवर, यदि इन दोनों पॉइंट के बीच में रिवर आ जाएगी तो हम चेन या टेप से मेजर नहीं कर पाएंगे डिस्टेंस, तो ये ऑब्स्टिकल्स किस में होगा? चेन में। सेकंड है लेक, थर्ड बिल्डिंग। इस प्रकार के जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं जो कि हमें मेजरमेंट नहीं करने देंगे वो होंगे चेनिंग में ऑब्स्टिकल्स। नेक्स्ट है रेंजिंग। रेंजिंग हम डिटेल में देख चुके हैं। रेंजिंग का मतलब क्या होता है? जब दो पॉइंट के बीच में हमें इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करना है तो वो हम रेंजिंग रॉड की सहायता से करते हैं। ठीक है, और उन दो स्टेशंस के बीच में वो जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, वो हम ज्वाइन कर सकते हैं इन इंटरमीडिएट पॉइंट्स को ज्वाइन करके। अब इसमें ऑब्स्टिकल्स कौन से होंगे रेंजिंग में? जो हमें पॉइंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। 2 पॉइंट है ए और बी, ए एंड बी, ये है 100 मीटर या इससे भी ज़्यादा है। 2 पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस देखना है ए से बी की कितनी है, तो इसमें हम इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करेंगे रेंजिंग रोड से। ठीक है, तो यहाँ से हम यदि मेजर करते हैं, अब इसमें हम कुछ
अपडेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि थेडोलाइट। यदि हमें थेडोलाइट का यूज़ करना है तो इस पॉइंट यहाँ पर थेडोलाइट है और ये रेंजिंग रोड है, तो ये रेंजिंग रोड यहाँ से थेडोलाइट से दिखना चाहिए। ठीक है, बीच में इसके कुछ भी हो, यदि रिवर हो, लेक हो या अंडुलेशन हो एरिया, तो उससे मतलब नहीं है। हमें क्या है कि इस थेडोलाइट से ये रेंजिंग रोड दिखना चाहिए। अगर ये रेंजिंग रोड दिखेगी तो हम ये मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर हो जाएगी। तो ऑब्स्टिकल्स कौन कौन से होंगे रेंजिंग में? ऑब्स्ट्रक्शन टू व्यू, देखने में यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जैसे कि हिल, बिल्डिंग, तो वो ऑब्स्टिकल्स होंगे किसमें? रेंजिंग में। क्योंकि रेंजिंग में क्लियर साइड डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है दो पॉइंट्स के बीच में। जिन दो पॉइंट्स में हमें डिस्टेंस निकालना है वो दोनों पॉइंट एक दूसरे से दिखाई देना चाहिए, बस ये इतनी रिक्वायरमेंट है रेंजिंग की। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि ऑब्स्टिकल्स चेनिंग में है बट रेंजिंग में नहीं है। तो रिवर की यदि हम बात करेंगे तो रिवर अगर है तो हमें चेनिंग में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम टेप या चेन लेके जाएंगे मेजरमेंट करने के लिए, तो रिवर में हम मेजरमेंट नहीं कर सकते यदि रिवर आती है तो। और रेंजिंग की सहायता से हम रिवर भी ऑब्स्टिकल्स नहीं होगा, वहाँ पर हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हिल लॉक दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन होगा और बिल्डिंग भी दोनों का ऑब्स्टिकल्स होगा, चेनिंग और रेंजिंग में। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टिकल टू, यदि बिल्डिंग आ जाती है दो पॉइंट के बीच में तो हम चेनिंग और रेंजिंग दोनों के लिए वो ऑब्स्टिकल्स होगा, दोनों से हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट, बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द मेन डिफरेंस बिटवीन एन ऑप्टिकल स्क्वायर एंड अ प्रिज्म स्क्वायर इज। प्रिज्म स्क्वायर और ऑप्टिकल स्क्वायर ये एक परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए मेथड होती है। ऑप्शन ए, डिफरेंस इन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, मतलब इनमें डिफरेंस बताना दोनों में क्या होगा, तो इनका प्रिंसिपल अलग अलग है। ऑप्शन बी, डेट ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज मोर एक्यूरेट देन प्रिज्म स्क्वायर। ऑप्शन सी, that no adjustment is required in a prism square since the angle between the reflecting surfaces cannot be changed. Option D, all of the above. Methods for setting perpendicular offsets are right angle. पहली मेथड होती है स्विंगिंग, सेकेंड क्रॉस स्टाफ और थर्ड ऑप्टिकल स्क्वायर, फोर्थ प्रिज्म स्क्वायर। तो पहली सबसे बेसिक मेथड है स्विंगिंग में क्या होता है? स्विंगिंग में हम परपेंडिकुलर ऑफसेट कैसे सेट करेंगे? ये बेस लाइन है, बेस लाइन या मेन सर्वे लाइन, ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, इसमें पहले टेप लेंगे, ठीक है, उस टेप को जीरो एंड से हम स्टार्ट करेंगे, उसको हम रख देंगे कहाँ पर? ऑब्जेक्ट पर। ये यहाँ पर जो टेप है, यहाँ पर रीडिंग कितनी है? 0, 1, 2, इस तरीके से टेप की रीडिंग होगी। अब इस टेप को सेकेंड एंड से हम पकड़ेंगे, ठीक है, और इसको हम रोटेट करेंगे, इस तरीके से स्विंगिंग करेंगे। और जहाँ पर डिस्टेंस कम आएगी, जैसे मान लो यहाँ पर डिस्टेंस हमको कम मिली है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ऑफसेट, ठीक है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ऑफसेट होगा। ये बेसिक मेथड है। सेकंड होती है क्रॉस स्टाफ। इसमें दो टाइप की होगी, ओपन एंड फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। इसमें एक क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है ऑप्टिकल स्क्वायर। ये मोर कन्वीनियंट है इन क्रॉस स्टाफ से, इसकी एक्यूरेसी ऑप्टिकल स्क्वायर की ज़्यादा होगी क्रॉस स्टाफ से। इसका जो प्रिंसिपल होता है ऑप्टिकल स्क्वायर का, वो होता है डबल रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब रे रिफ्लेक्ट होती है तो जो एंगल होगा वो डबल हो जाता है, इसलिए हम मिरर का एंगल 45 रखेंगे। और इसका जो प्रिंसिपल होता है डबल रिफ्लेक्शन का, तो ये एंगल 45 से कितना हो जाता है? 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिज्म स्क्वायर। इसका भी प्रिंसिपल सेम है, जो ऑप्टिकल स्क्वायर का होता है वही होगा, यहाँ पर भी डबल रिफ्लेक्शन। ये मॉडर्न है ऑप्टिकल स्क्वायर के कंपेयर में। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होता है, ये चेंज नहीं होता है। बट क्रॉस स्टाफ में चेंज हो सकता है, उसमें भी हम देखेंगे कौन सी क्रॉस स्टाफ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिज्म स्क्वायर में क्या होगा कि जो एंगल होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट ऑप्टिकल स्क्वायर में हमें वो मैनेज वहाँ पर एडजस्ट करना पड़ता है उस एंगल को।
दोनों में एंगल 45 डिग्री होगा, ऑप्टिकल स्क्वायर में भी और प्रिज्म स्क्वायर में। दोनों का जो प्रिंसिपल होता है वो डबल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो वो एंगल 45 से कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाता है डबल रिफ्लेक्शन से। उन एंगल में, उन दोनों मिरर के बीच में एंगल 45 डिग्री होगा, और जब जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल जो होता है वो डबल हो जाता है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24, तो क्या डिफरेंस होगा दोनों में, ऑप्टिकल स्क्वायर एंड प्रिज्म स्क्वायर में? डेट नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन प्रिज्म स्क्वायर सिंस द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैन नॉट बी चेंज्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। The angle of intersection of two plane mirrors of an optical square, ऑप्टिकल स्क्वायर में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा, 45 डिग्री। दो मिरर की यदि बात करते हैं तो मिरर के बीच में एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, द अलाउएबल लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन दी। ऑफसेट की जो अलाउएबल लेंथ होती है वो डिपेंड होती है, ऑप्शन ए डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी मेथड ऑफ सेटिंग आउट द परपेंडिकुलर्स एंड नेचर ऑफ ग्राउंड, ऑप्शन सी स्केल ऑफ प्लॉटिंग, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑफसेट की जो लेंथ होगी, अलाउएबल लेंथ, वो डिपेंड करती है कि हम जो ऑफसेट है वो कौन सी मेथड से हम सेट करेंगे, क्योंकि अलग अलग मेथड की एक्यूरेसी अलग अलग होती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ऑफसेट्स हम किस मेथड से सेट कर रहे हैं, ग्राउंड का नेचर क्या है, कौन सी स्केल ले रहे हैं हम, जब हम प्लॉट करेंगे उसको मैप पे तो स्केल कौन सी हम यूज़ करेंगे, और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो अलाउएबल लेंथ को, जो अलाउएबल लेंथ होती है वो डिपेंड होती है इन सभी पॉइंट्स पे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। अलाउएबल लेंथ क्या हो जाएगी, जो बेस लाइन से हम जब ग्राउंड फीचर्स लोकेट करते हैं, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट है, ये जो लेंथ होती है परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफसेट या ऑब्लिक ऑफसेट की जो लेंथ होगी उस लेंथ को हम कहेंगे अलाउएबल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से कौन सा एंगल हम सेट कर सकते हैं, 45, 90, आइदर 45 और 90, एनी एंगल। क्रॉस स्टाफ का यूज़ किया जाता है राइट एंगल को सेट करने के लिए चेन लाइन पर। क्रॉस स्टाफ में यदि हम फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की बात करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी कम होती है ओपन क्रॉस स्टाफ से, क्योंकि जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है उसमें जो एंगल है वो 45 और 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो उस एंगल को हम सेट करते हैं तो उसमें थोड़ी सी एरर आ सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पूछा है कि फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है तो उसमें एंगल हम कौन सा सेट कर सकते हैं, आइदर 45 और 90 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ऑफसेट्स इन्वॉल्व लेस मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड। कौन सी मेथड है ऑफसेट की जिसमें कि हमें कम से कम मेजरमेंट करना पड़ेगा ग्राउंड पर। ऑप्शन ए मेथड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट, मेथड ऑफ ऑब्लिक ऑफसेट, मेथड ऑफ टाइज, ऑल इन्वॉल्व इक्वल मेजरमेंट ऑन दी ग्राउंड। सिंपल क्वेश्चन है, आपको इनके डेफिनेशंस पता होना चाहिए, टाई, ऑब्लिक ऑफसेट और परपेंडिकुलर ऑफसेट की। ये मेन सर्वे लाइन है या बेस लाइन है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से यदि हम ऑफसेट डालेंगे चेन लाइन पर, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ऑफसेट 90 डिग्री है, ऑब्लिक ऑफसेट, और ये टाई, टाई में ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेजरमेंट किस में करना पड़ेगा हमें, ऑब्लिक एंड टाई में। बट परपेंडिकुलर में सिंपल है, हमें एक सिर्फ सिंपल लाइन यहाँ पर मेजर करना है, वो भी जितनी कम डिस्टेंस वाली। हमने वहाँ पर देखा था स्विंगिंग में क्या होता है कि टेप का हम यूज़ करते हैं, जीरो एंड को उसको ऑब्जेक्ट में रखते हैं, उसको स्विंग करते हैं चेन लाइन पर, और जहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस हमें मिलती है वही हम मेजर कर लेते हैं। तो सबसे कम मेजरमेंट हमें करना पड़ता है परपेंडिकुलर ऑफसेट में।
क्योंकि उस ऑफसेट की लेंथ भी कम होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और सबसे ज़्यादा मेजरमेंट हमें करना पड़ेगा टाई लाइन में। टाई में सबसे ज़्यादा मेजरमेंट, उससे कम मेजरमेंट ऑब्लिक में, और सबसे कम होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हम देख चुके। लेटरल मेजरमेंट करते हैं ऑफसेट से, परपेंडिकुलर होता है, ऑब्लिक ऑफसेट होता है। क्वेश्चन नंबर 29, द परमिसिबल एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट विथ चेन ऑन रफ आर हिली ग्राउंड। रफ आर हिली ग्राउंड है, तो वहाँ पर चेनिंग में परमिसिबल एरर कितनी हम परमिट कर सकते हैं एरर को। तो ये आपको डेटा याद रखना है, 1/20, 250, 1/250। मतलब 250 हम यदि मेजर करते हैं तो उसमें 1 एरर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द करेक्शन फॉर सेग इज। सेग में करेक्शन होता है ऑलवेज एडिटिव, ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव, ऑलवेज जीरो, समटाइम्स एडिटिव एंड समटाइम्स सब्सट्रैक्टिव। देखते हैं कौन कौन सी एरर होती है, करेक्शन क्या करना पड़ता है हमें। पहले हम देख लेते हैं कंपनसेटिंग और क्यूमुलेटिव क्या होता है। कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब होता है कि ये जो एरर होती है वो एंड में कंपनसेट हो जाती है, और इसका जो नेचर होता है प्लस एंड माइनस होता है। मतलब आपने सर्वे किया तो उसमें जो कंपनसेटिंग एरर है उसमें क्या होता है कि कभी वो प्लस आती है, कभी माइनस आती है, तो प्लस माइनस वो बैलेंस होते जाती है और एंड में वो कंपनसेट हो जाती है। तो इसका नेचर प्लस एंड माइनस दोनों होता है एक ही सर्वे में। क्यूमुलेटिव एरर का मतलब होगा कि ये एक ही डायरेक्शन में और एक ही नेचर में अकर होगी। या तो अगर प्लस है तो प्लस ही होगी वो पूरे सर्वे में, और माइनस है तो माइनस ही रहेगी। तो क्यूमुलेटिव एरर सीरियस एरर है, इसको हमें करेक्शन करना जरूरी होता है। पहली एरर होगी इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप। जो टेप या हम चेन यूज़ करते हैं सर्वे में, यदि उस चेन या टेप की जो लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ से ज़्यादा है या कम है, जो चेन है वो लॉन्ग है या शॉर्ट है। जब हमने कैलिब्रेट किया उस चेन का और हमें पता चला कि जो चेन है उसकी लेंथ कम है या ज़्यादा है, ठीक है, तो वो एक एरर होगी। तो वो एरर प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, क्योंकि चेन लॉन्ग भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कब हमें करेक्शन को प्लस करना पड़ेगा, कब करेक्शन हमें माइनस करना पड़ेगा। एक चेन है 30 मीटर लंबाई की, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है वो कम हो गई है, शॉर्ट हो गई है, तो हम मान लेते 25 मीटर। इतनी कम नहीं होती, लेकिन एग्जाम्पल समझने के लिए 25 मीटर। एक्चुअल लेंथ कितनी है 30 मीटर, बट उसकी लेंथ कम हो गई है चेन की, कितनी हो गई 25 मीटर। अब इस चेन से जब हम मेजरमेंट करने जाएंगे तो यहाँ से हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया ए पॉइंट से, ए से हमने स्टार्ट किया, सेकेंड पॉइंट है बी। तो ये हमने एक चेन मेजर करी, तो ये डिस्टेंस हमें टेप पर कितनी दिखाएगी 30 मीटर, क्योंकि टेप पर जो डिजिट लिखे हुए हैं वो हमें दिखेंगे, तो हम देखेंगे वहाँ पर कितना है, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। बट एक्चुअल में ये कितनी होगी 25 मीटर, क्योंकि चेन है वो शॉर्ट हो गई है 25 मीटर। तो यहाँ पर एरर क्या आएगी, हमने 25 मीटर को मेजर कर लिया 30 मीटर, हमने ज़्यादा मेजर कर लिया है, तो हमें करेक्शन क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्टिव होगा, माइनस हमने करना पड़ेगी लेंथ, ठीक है। और वाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर अगर चेन की लेंथ ज़्यादा है तो हमें एडिटिव करेक्शन करना होगा। ये सभी आप एरर समझोगे तो आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है बेड रेंजिंग। ये तो हम देख चुके हैं, बेड रेंजिंग में क्या होगा, जो एरर होती है वो क्यूमुलेटिव और प्लस होगी, ऑलवेज एडिटिव होगा करेक्शन। नेक्स्ट है चेन आर टेप नॉट बीइंग स्ट्रेट। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, एक होता है एरर, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। एक होता है एरर और एक होता है करेक्शन। एरर का मतलब ये होगा कि यदि आपने 30 मीटर की जगह 31 मीटर मेजर कर लिया, तो एरर यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लस, मतलब ज़्यादा आपने मेजर किया, 30 मीटर आपको मेजर करना था, बट आपने 31 मीटर, तो इसमें एरर क्या हो गई 1 मीटर की, और 1 मीटर की एरर क्या होगी प्लस। अब आपको करेक्शन क्या करना पड़ेगा, 31 से आपको -1 करना है, मतलब -1 मीटर का करेक्शन करना है, तब वो 30 मीटर आएगी।
ठीक है, तो एरर और करेक्शन इन दोनों की जो साइन होता है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो बेट रेंजिंग में क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव, और एरर क्या हो जाएगी, प्लस होगी। नेक्स्ट है चेन आर टेप नॉट बीइंग स्ट्रेट। जब हम मेजरमेंट करते हैं चेन या टेप से और वो स्ट्रेट नहीं है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, चेन और ये जो चेन या टेप है स्ट्रेट नहीं है, तो इसमें ये लेंथ ए और बी के बीच की लेंथ कितनी है, 20 मीटर, और टेप की जो लेंथ है वो कितनी है, 30 मीटर है। तो ए एंड बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें टेप पर कितनी दिखाएगी, 30 मीटर, बट है कितनी है, 20 मीटर, क्योंकि जो टेप या चेन है वो स्ट्रेट नहीं है। तो हमें 20 मीटर से 30 मीटर करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। प्लस करेंगे इसका मतलब ये जो करेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है करेक्शन फॉर सेग इन द चेन आर टेप। अब चेन में सेग कब आता है, जो चेन या टेप है उसके सेल्फ वेट के कारण, जैसे यहाँ से हमने मेजर किया, इस तरीके से सेग बन जाता है उसके सेल्फ वेट के कारण। यहाँ पर एक एंड है और ये सेकेंड एंड है, ठीक है, तो ये सेग बनेगा। तो यहाँ पर जो करेक्शन होगा सेग में वो ऑलवेज क्यूमुलेटिव होगा। अब प्लस होगा या माइनस होगा करेक्शन वो हम देख लेते हैं। तो लेंथ हमें क्या मिलेगी, ऑलवेज लेंथ हमें ज़्यादा मिलेगी। ये अगर टेप 30 मीटर की है, ठीक है, तो यदि हमने एक चेन मेजर की है तो हमें 30 मीटर मिलना चाहिए, बट इस सेग के कारण जो लेंथ है वो यहाँ पर 29 मीटर थी, बट हमने मेजर कितना कर लिया, 30 मीटर, ज़्यादा मेजर कर लिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव होगी एरर, ठीक है, एरर क्या होगी, क्यूमुलेटिव, प्लस क्या होगा यहाँ पर, एरर, और करेक्शन होगा माइनस, सब्सट्रैक्टिव होगा करेक्शन। और सिमिलरली यहाँ पर वेरिएशन टेम्परेचर, इसमें भी क्यूमुलेटिव, टेम्परेचर ज़्यादा या टेम्परेचर कम होगा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर टेप का उससे, तो यहाँ पर एरर एडिटिव या सब्सट्रैक्टिव होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्लस एंड माइनस ये चेंज हो सकते हैं, एरर एंड करेक्शन आपको पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन में करेक्शन पूछा है कि करेक्शन क्या करेंगे सेग में, तो सेग में करेक्शन क्या होगा, एक बार फिर से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें ये टेप है, ये एक एंड है बी एंड ए, ये हमने मेजर करी टेप से, तो ये डिस्टेंस टेप पे तो हमें कितना दिखाएगा, 30 मीटर, ठीक है, बट फील्ड पे वो कितनी हो जाएगी, उससे कम होगी, 29 मीटर, क्योंकि अगर स्ट्रेट टेप होती तो यहाँ से यहाँ तक मेजर करती, ये बी होता है, ये ए होता है, बट सेग है उसमें उसके सेल्फ वेट से, तो वो मेजरमेंट क्या करेगा, 29 मीटर को 30 मीटर करेगा, मतलब ज़्यादा मेजर कर लिया उसने। तो हमें 30 से वापस हमने 29 मीटर, मतलब हम उस एरर को करेक्ट करेंगे तो हमें 1 मीटर से माइनस करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एरर क्या होगी सेग में, ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यदि आपको यहाँ पर एरर पूछते करेक्शन की जगह तो ऑप्शन ए करेक्ट होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ आपको कमेंट कर सकते हो, अगर कुछ डाउट हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।